है उसकी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहा है और जो कि क्या है एग्जेम्प्ट है। क्या बनाए? राइस। क्या बनाई? राइस बनाई। ठीक है, अब ये तो है एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब यही राइस उठा के उसकी राइस मिल भी है, उसकी क्या है? राइस मिल है, इसी में लगा देता है। क्लियर है? अब बताएं उसका खर्चा क्या हुआ? उसने राइस पे बीज लगाया, राइस उसकी अपना अपना खर्चा है ना, बीज लगाया, फिर पानी लगाया, फिर खाद लगाया। ठीक है, उसके बाद कुछ मजदूर लगाए जो काम करते रहे। एंड पे जब राइस की फसल तैयार हो गई उन्होंने काटी, उसके पैसे। फिर उसके साथ क्या हुई, वो कुछ बंदे होते हैं वो उसको राइस को उठा उठा के मारते हैं ताकि वो किससे हो जाए, पौधों से अलहदा हो जाए। वो अलहदा हो गए, जब वो अलहदा हो गए तो फिर उसको राइस को क्या करते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा छिलका होता है, उसको अलहदा करवाते हैं। ये भी सारे खर्चे हो गए। अब जब ये राइस मिल वाला, ये तो बिजनेस है ना, ये तो बिजनेस है, जब ये बेचेगा समझ ले हम कहेंगे सेल्स। क्या करेंगे? सेल्स। सेल समझ ले 1 लाख रुपए की हो गई, 10 लाख की कर ले, 20 की कर ले, जितने कर ले। फिर उसमें कुछ होगी, क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या ले? यही सारे खर्चे? जी नहीं, जिस दिन वो क्या करेगा, राइस उठा के फैक्ट्री में लेके जाएगा, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे राइस की, बस। और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ राइस, क्योंकि राइस तो एग्जेम्प्ट थे ना। तो यस, फिर कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द राइस। तो ये लेस कर लेंगे, बाकी उसका क्या आ जाएगा? जीपी। जीपी निकालते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर है? जब कोई बंदा अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने ही बिजनेस में यूज करे एज ए रॉ मटेरियल, तो फिर उसकी कॉस्ट क्या लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू। ये जी पहली दफा वो ऐसी चीज उगा रहा है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है। जैसे एवोकाडो, यहां पे क्या करे, उगाए, या अगले दिन जेहलम के करीब जैतून उन्होंने उगाए, ऑलिव वो उगा लिए। अब इस सूरत में ये सारे खर्चे क्यों? क्योंकि अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, वो कहता है भाई पाकिस्तान में जैतून, वो कहते हैं पता नहीं यार कितने का बिक रहा है। एवोकाडो, वो कहते हैं बाहर से जो आता है वो इंपोर्टेड का, तो हमें पता है पाकिस्तान के अंदर कितने का बिकता है हमें। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू असर्टेनेबल ना हो, तो उसके लिए फिर क्या है? जितने का उसने बीज लगाया, जितने का उसने खर्चा किया, जितने के उसने चुनाई, गहराई, थ्रेशर, फलां, सारे खर्चे मिल के क्या बन जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर है? क्लियर, बस ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है। ज़रा पढ़ते। तो ये एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, किसी बच्चे ने पूछा था यहाँ से क्वेश्चन भी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड एज ए रॉ मटेरियल वेयर ए पर्सन हु इज कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ काइंड, खुद उगा रहा है या ठेके के में क्या आ रहा है, आपके पास चीज आ रही है। वो पता नहीं था अगर आप लें भी सही तो किस में, इन काइंड लें, तो उसने राइस ले लिए। ठीक है, और यूजुअली देहातों में होता भी इसी तरह से है कि वो क्या लेते हैं, वो पैसे नहीं लेते, वो क्या लेते हैं, ये 1 एकड़ 4 बोरियों पे, 1 एकड़ 10 पे, 12 पे मिसाल की लूँगा। तो यस, वो वाली इन काइंड यूजेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल टू हिज बिजनेस, देन द बिजनेस इनकम शैल बी कंप्यूटर एज फॉलो। टोटल इनकम मतलब सेल लेस कौन से वाली? मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड इन बिजनेस एज ए रॉ मटेरियल। तो बाकी उसका क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। टोटल इनकम से क्या मुराद है? टोटल सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ जाएगी? रॉ मटेरियल। ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, नो अदर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। ये ना कह रहा हो कि जनाब मुझे ये भी दे दें, कौन से वाली, फेयर मार्केट वैल्यू भी दे दें और क्या दे दें, ठीक है, और क्या दे दें, मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एक ही चीज है। आगे चलते हैं। अब सिनेरियो बना रहा है, इफ द प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट इन द रॉ मटेरियल स्टेट एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ छोटा बहुत प्रोसेस, यानी या तो चावल वैसे बिक जाते हैं मार्केट में, या फिर उन छोटा मोटा प्रोसेस क्या है, चावलों को उसमें से निकाल के, उसका भूसा ऊपर वाला वो निकाल के बाकी चावल बेचते हूं, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा कि मार्केट प्राइस एट द टाइम it is used as a raw material into the business। और अगर इन एनी अदर केस, ये कौन से वाला केस है? एवोकाडो वाला।
जैतून वाला, जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मौजूद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मार्केट प्राइस इज द सम ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, या जो है अगर वो बंदा है जिसने किराए पे ली हुई है ज़मीन, तो वो कौन से वाला, जो रेंट रोंट पे कर रहा है, या वो बाकी सारे, ठीक है, जो इसका मतलब है सारे खर्चे। तो मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू, और अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर उसके सारे खर्चे जो मैंने ये वाले बोले हैं। क्लियर है, हो जाएगा। हाँ यस, आसान है। आगे चलते हैं। अब छोटी छोटी ये है, इनको कोई बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, लेकिन इनके कंसेप्ट लेने हैं, ख़ास तौर पर जो अंडरलाइन है। ठीक है, पहली क्या है, पहला देखिए अंडरलाइन लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है। पहले तो हेडिंग देखें, डिप्लोमेट्स, क्या ये कौन होते हैं, सफ़ीर, जैसे पाकिस्तान का सफ़ीर इटली में बैठा होगा, इटली का सफ़ीर कहाँ पे बैठा होगा, पाकिस्तान में। एंड यूनाइटेड नेशंस, ये कौन से वाले हैं, IMF वाले हो गए, IMF, यूनिसेफ, ये बड़े बड़े इदारे, ठीक है, ये उनकी एग्जम्पशन है। अब जरा अंडरलाइन देखें, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, और दूसरा क्या है, पेंशन रिसीव्ड बाय ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो ऊपर वाले में सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, वो कोई भी हो सकता है। और नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है, जो कहीं से जो है, अब जरा पेंशन ऑफ रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पहले यूएनओ में काम करता रहा, अब इधर आ रहा है। अब जरा पढ़ने लगे आगे। पहला कौन से वाला, इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंटाइटल टू प्रिविलेज, कौन से वाली, डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट एंड द यूनाइटेड नेशन एक्ट शैल बी एग्जेम्प्ट। इसके साथ लिखें, कोई भी बंदा जो नौकरी करता हो, जॉब करता हो, किसमें, जो एज ए सफीर, यानी वो डिप्लोमेट, और या फिर कौन से वाले, तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। बस इतनी सी बात है। प्रिविलेज एक्ट, ये वो, कहने से मुराद जो सफीर होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, उनको कहां पे होता है, डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेज एक्ट। और जो यूनाइटेड नेशन में होते हैं तो उन पे कौन सा लगता है, यूनाइटेड नेशन एक्ट, वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट। और पाकिस्तान में फिर रहा है, दुनिया में भी कहीं भी फिर रहा है, वो क्या है, एग्जेम्प्ट हो गए। अब वो बंदा हुआ रिटायर यूएनओ से। मेरा एक क्लाइंट था बहरिया टाउन का, बड़ा पैसा था उसके पास, लेकिन मैंने उसकी रिटर्न देखी, तो सारी एग्जाम्प्ट। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा भाई कहाँ काम करते थे, तो वो कहता था मैं IMF में काम करता था। अब उस पर कौन सा एक्ट लगेगा, ये वाला, जितनी भी सैलरी देता रहा। अब वो रिटायर होके आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट, अब वो क्या बन गया, पाकिस्तान में पाकिस्तानी। पहले क्या था, कोई भी बंदा पाकिस्तान में आए और उस पर क्या हो, यूएनओ और ये कौन से वाला, ऊपर वाला एक्ट लगे, जब वो सर्विस में हो तब भी एग्जाम। अगली बात सुने, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय, अब कौन से वाला, क्यों, क्योंकि जो गोरा होगा वो तो अपने घर चला जाएगा रिटायर होके। पेंशन कब मिलती है, रिटायरमेंट के दौरान या सॉरी सर्विस के दौरान या बाद में, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड नेशन, जो है। और फिर क्या लिखा हुआ है, इट विल बी एग्जेम्प्ट इफ पर्सन्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वाज एग्जेम्प्ट। इधर से सैलरी ले रहा है एग्जेम्प्ट, रिटायर होके पेंशन ले रहा है वो भी एग्जेम्प्ट, और पेंशन वैसे भी एग्जेम्प्ट है, नाम भी लिखते तो पेंशन वैसे भी एग्जेम्प्ट है। खैर, सैलरी ले रहा है इन दो के अंदर एग्जेम्प्ट, और अगर रिटायर हो गया है, पाकिस्तान में आके बैठा है, काम कहीं नहीं कर रहा, तो भी क्या है, एग्जेम्प्ट। चले आगे चलते। अब अगली जरा सुनिए, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, कौन, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, बाहर की गवर्नमेंट का बंदा, बाहर की गवर्नमेंट का बंदा। अगर कोई हमारे पास आए और हमारा बंदा उनके पास गया हुआ, अगर वो हमारा टैक्स नहीं काटते तो हम किस मुंह से उनका टैक्स, नहीं, वो पाकिस्तान में आया है, भाई मुझे तो गवर्नमेंट ने भेजा है, मैं खुद नहीं आया, वरना पाकिस्तान कौन आना चाहता है, पाकिस्तान से तो जाना चाहते भाई, मैं इस वजह से आया हूँ। और दूसरा भाईजान देखें, इटली से मैं आया हूँ, ठीक है, और आपके जो बंदा इटली में बैठा हुआ है उसका भी कोई टैक्स नहीं काट रहा,
तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है यार, आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आप जो है गवर्नमेंट के काम के सिलसिले में आए हैं, और चूँकि हमारा बंदा भी वहाँ पे जो गया हुआ है उनका कोई टैक्स नहीं काट रहा, लिहाजा हम भी आपका टैक्स नहीं काटेंगे। चले ज़रा पढ़ते हैं, ठीक है। सैलरी, इसका मतलब है बिजनेस करने आया हो कोई नहीं, अगर गवर्नमेंट का आया हुआ है तो वो एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में। ओके चले, सैलरी रिसीव्ड, ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहां पे बैठा हुआ है, ऑफ सर्विसेज रेंडर टू, किसको कह रहा है? फॉरेन गवर्नमेंट को, शैल बी एग्जाम, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। नंबर 1, एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ना हो उन्हीं का हो। Employee perform similar services as performed by federal government employee in, जैसा उनका बंदा आया हो ऐसा हमारे भी जाते रहते, ये नॉर्मल सी बात है। और आखिरी कौन से वाला? फॉरेन गवर्नमेंट, इटली वाले गिव्स सिमिलर एग्जम्पशन टू द एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इफ यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, आप हमें फायदा दें हम आपको फायदा देंगे। तो यस, फॉरेन गवर्नमेंट का कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान में सैलरी ले रहा, ठीक है, तो उसको क्या है? एग्जम्पशन है। अब एग्जम्पशन क्या है? 3 शर्तें। नंबर 1, वो पाकिस्तान का नहीं सिटीजन, रेजिडेंट नहीं, सिटीजन हो सकता है, रेजिडेंट तो हो, जैसे 183 दिन से ज्यादा होंगे वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट, बट सिटीजन ना, सिटीजन आईडी कार्ड से होता है, रेजिडेंट डेज से होता है। नंबर 2, यही सर्विसेज हमारे लोग भी उधर दे रहे हैं जो यहां पे दे रहा है। और फिर कौन से वाली? उनकी गवर्नमेंट हमारे लोगों को क्या देती है? एग्जम्पशन देती है, और हम भी उनको एग्जम्पशन देंगे। चले खैर आगे चलते हैं। अब होते हैं एग्जम्पशन अंडर, कौन से वाला? एग्जम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है टैक्स ट्रीटी। क्या? टैक्स ट्रीटी। पिछली 2 तो समझ आ गई है ना? ओके, टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी क्या है? हम यूएई के साथ एक मुआहदा कर लें, हमारे बंदे आपके पास आएंगे, आपने टैक्स नहीं काटना, आपके बंदे हमारे पास आएंगे, टैक्स नहीं काटेंगे। ये ऊपर वाले में मुआहदा नहीं था, ऊपर वाले में ये देख रहे थे कि हमारे लोगों का वो टैक्स तो नहीं काट रहा, चलो हम भी उनका नहीं काटते। टैक्स ट्रीटी क्या है? कि बाकायदा मुल्कों के दरमियान मुआहदा, हम बाकायदा मुआहदा कर लेंगे, ना वो हमारे लोगों का टैक्स काटेंगे ना हम, इसको कहते हैं कौन से वाला? इंटरनेशनल एग्रीमेंट। पहली बात। दूसरी बात सुने, दूसरी बात यह होती है कि जनाब आपके, जैसे हम चाइना वालों से कहते हैं भाईजान आके पाकिस्तान में ना गवादर को देखें, सी पैक को देखें, तो ये होता है प्रोजेक्ट। वो कहते हैं हम आएंगे, हमारे लोग तो चीखते हैं उधर टैक्स ही बड़ा है, सर हम नहीं लगाते, अब प्रोजेक्ट तो लगाएं। क्लियर है? इसी तरह से पाकिस्तान, अब चाइना से एग्जांपल लेगा, पाकिस्तान वाले से कौन? कोई अफ्रीकन कंट्री है, बहुत ही गरीब, पाकिस्तान से भी गरीब, आप खुद बताएं कितनी गरीब होगी, ठीक है। तो वो कहते हैं पाकिस्तानियों को भाई आप आए यहाँ पे, ठीक है, तो हम आपका टैक्स नहीं काटेंगे, आप आए तो सही, प्रोग्राम तो शुरू करें। कोई जैसे इंडिया ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता बांग्लादेश से, हसीना वाजिद साहिबा गई हुई थी चाइना, अचानक से उन्होंने अपना दौरा छोड़ा और वापस आ गई, और सारे नहरों और दरियाओं की सफाई और उनके सब आगे जितने भी है वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिए? इंडिया को। बट वो उसका कॉन्ट्रैक्ट आखिरी साबित हुआ, और मेरे भाग के भी किधर गई हैं? इंडिया ही गई हैं, ठीक है, क्योंकि उसके वालिद साहब ने क्या किया था? इंडिया के साथ ही मिल के क्या किया था? पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलहदा किया था। खैर वापस आते हैं, तो ये इनको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल एग्रीमेंट। पहले पॉइंट में टैक्स ट्रीटी है, दूसरे में कहीं पे यूज होगा इंटरनेशनल एड एग्रीमेंट। एड एग्रीमेंट क्या है? हमारी आके मदद करें, ठीक है, हमारे सी पैक बनाएं। और कौन से वाला? आके हमारे लोग सैलाब आ गया है तो यूएस गवर्नमेंट की देखा नहीं, ठीक है, मैंने एक बंदे को देखा वो बहुत बड़ी तकरीर कर रहा था, ठीक है, हमारे सैलाब के इलाकों में, ठीक है, तो वो जिधर तकरीर कर रहा था वो वाली बिल्डिंग भी अमेरिका ने बना के दी थी, उसके बाहर तख्ती लगी हुई थी, अमेरिका के खिलाफ तकरीर कर रहा था, ठीक है, और वो वाली बिल्डिंग यूएस एड प्रोग्राम के तहत बनी हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब हाँ, लेने के लिए तैयार है, ठीक है, ये जितने भी दुआएं करवा रहे होते हैं, या अल्लाह अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दे, ठीक है, उनके अपने बच्चे अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे होते हैं,
हकीकत जितने भी बड़े बड़े, मैं किसी का नाम लेता, जितने बड़े बड़े आलिम और जितने भी हैं, इन सब के बच्चे यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक तरीका होता है, यानी कि जो है मुनाफकत कह लें उसको, माशाल्लाह जो है वो तो कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। 4 करोड़ की गाड़ी से उतर के लोगों को सादगी का दर्स देना भी तो एक तरीका है ना, ठीक है। तो जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांध के और भूखे रह के गुजारा किया था, तो ये करो और वो करो वगैरह वगैरह। खैर एग्जम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पहला ज़रा पढ़िएगा, पहला पन्ना पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि जनाब पाकिस्तान सोर्स इनकम विच पाकिस्तान नॉट परमिटेड टू टैक्स, ना करना, टैक्स ना काटना इस पे, अंडर आ टैक्स ट्रीटी शैल बी एग्जेम्प्ट। मैं बार बार टैक्स काटना कह रहा हूँ, टैक्स काटना नहीं हो, टैक्स ना लगाएं, टैक्स लगाना और चीज़ है, टैक्स काटना और चीज़ होती है। खैर पाकिस्तान किस वजह से टैक्स ट्रीटी को अंडरलाइन करना, पहला तो ये हो गया, अगर टैक्स ट्रीटी होगी तो आप टैक्स नहीं काट सकते। दूसरा जरा देखिएगा जो है एड एग्रीमेंट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और IMF पब्लिक इंटरनेट, ये हमने कहीं पे पढ़ा था। तो IMF यहां पे आई हुई है, यूनिसेफ वाले आए हुए हैं, कोई इसका मतलब है अमेरिका आया है हेल्प करने के लिए। इसका क्या मतलब है, यूनिसेफ वाले या IMF वाले क्या आए हुए हैं हेल्प करने के लिए। तो यस, दोनों सूरतों में। अब हम पूरा पढ़ते हैं। सैलरी रिसीव्ड, क्या सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो उनको साथ आया है शैल बी एग्जेम्प्ट इफ मेंशन, ये वाली बात लिखी गई थी एड एग्रीमेंट, किसमें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और IMF, ठीक है। यानी IMF हो सकता, यूनिसेफ हो सकता, कोई भी हो सकती है, हमने वो पढ़ लिया था। वेयर, अब जरा शर्तें पढ़ते हैं, ठीक है, शर्तें पढ़ते हैं। पहली बात कौन से वाली जरा देखिएगा, वेयर इंडिविजुअल इज आइदर आ नॉन रेजिडेंट, यहां का था ही नहीं, 2-3 महीने के लिए आया, या रेजिडेंट बन गया, बट किसकी वजह से, यहां पे हेल्प करते करते रेजिडेंट बन गया, उसका कोई खास इरादा नहीं था पाकिस्तान में रहने का, लेकिन आया, सैलाब वालों के घर ही पूरे नहीं हो रहे, वो बेचारा 180 दिन हो गए, 183 दिन थे, 183 डेज, ठीक है। तो यस उसको हो गए, लेकिन दोनों सूरतों में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है, टैक्स ट्रीटी की वजह से या फॉरेन एड एग्रीमेंट की वजह से किसी भी नॉन रेजिडेंट पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। शर्तें क्या हैं, या तो वो क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, या रेजिडेंट ऐसे नहीं बना, सैर करते हुए नहीं बना, बल्कि ठीक है, ओके आगे चलते हैं। द एड एग्रीमेंट इज विद द फॉरेन कंट्री या इंटरनेट जो है इंडिविजुअल इज द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, और अगर जो है कौन से वाला नीचे लिखा हुआ है, हाँ, या अगर ये किस सूरत में है, जब किसकी, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हो, तो फिर उसी गवर्नमेंट का वो बंदा हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो खैर फजूल सी बात है। सैलरी, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा, सैलरी पेड फ्रॉम द फंड गिवन टू पाकिस्तान, और सैलरी भी उसको कहां से पे कर रहे हैं, उन्होंने भेजा 4 करोड़ रुपया ये है, या $4 है, 4 अरब डॉलर है, 4 करोड़ डॉलर, जितना ये हम दे रहे हैं, ये कुछ हमारे बंदे आ रहे हैं, इनको सैलरी आपने देनी है, और ये इंश्योर करेंगे कि ये प्रोग्राम सही जगह पे लगे। यूजुअली तो सियासतदान खा जाते हैं ना, ठीक है। तो अब सैलरी भी, अब 3 शर्तें, शर्त नंबर 1, या तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट, या फिर जिस कंट्री ने हेल्प की है उसी का वो है जो है सिटीजन है, और तीसरा कौन से वाला, सैलरी भी उसी प्रोजेक्ट से, क्योंकि टैक्स लगाएंगे तो मजीद प्रोजेक्ट से पैसे निकालने पड़ेंगे। यानी ₹1,00,000 सैलरी है और आपने अगर 20% टैक्स लगा दिया, तो अब प्रोजेक्ट से कितने निकलेंगे, 1,20,000, तो उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। ये वाली बात हमें समझ आती है। जरा आगे चलें। एनी इनकम, ऊपर था सैलरी इनकम, ऊपर से वाला कौन से वाला था, सैलरी, तो सैलरी वाले के ये शर्तें हैं। जरा आगे चलते हैं। एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, सैलरी इनकम या कोई भी इनकम रिसीव्ड बाय हु इज वर्किंग एज ए कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट ऑन ए प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स if provided that international or multilateral, bilateral 2 मुल्कों के दरमियान, और कौन से वाला, multilateral ज्यादा मुल्कों का, between federal government and foreign government, तो ऊपर आर कौन से वाली, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यस,
ये भी एक प्रोग्राम है और ये भी कौन से वाला, एक प्रोग्राम है। इसमें कौन सी है, सैलरी इनकम जो साथ में आए, और इसमें कौन सी है, कोई भी इनकम। और इसमें जरा शर्तें पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या लिखी गई है, सैलरी इनकम, ये 3 शर्तें, और ये इसमें क्या लिखी हुई है, कोई भी इनकम। जाहिर कंसल्टेंट होगा वो सैलरी नहीं लेगा, वो सर्विसेज के अगेंस्ट क्या लेगा, पैसे लेगा, वगैरह वगैरह। शर्तें क्या है, वेयर, जरा आइएगा, वेयर, ठीक है। अब जरा देखिएगा, पहला नंबर 1, प्रोजेक्ट इज फाइनेंस आउट ऑफ द, जो पैसे दिए गए उसी में से वो प्रोजेक्ट हो रहा है, ओके। इंडिविजुअल इज आइदर नॉन रेजिडेंट, और अगर रेजिडेंट है तो सैलरी किसकी वजह से, इस एग्रीमेंट की वजह से। एंड इनकम इज पेड आउट ऑफ फंड। तो यस, अब दोनों को मैं कंबाइन करने लगा। कोई भी एड प्रोग्राम पाकिस्तान का किसी मुल्क के साथ, पाकिस्तान का किसी इंडिविजुअल के साथ, उसके प्रोग्राम के अंदर ऐसे बंदे आए जो सैलरी ले रहे हूं, या ऐसे बंदे आए जो क्या दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, कंट्रैक्टर हूं, सबकी सैलरी वाले की सैलरी इनकम और दूसरों वालों की बिजनेस इनकम है, अदर सोर्सेज वाली प्रॉपर्टी जो भी इनकम है वो सारी की सारी क्या होंगी, एग्जाम। शर्तें क्या है, नंबर 1, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ना हो, और क्या हो, या फिर इस वजह रेजिडेंट बनना भी है तो सिर्फ और सिर्फ उस एग्रीमेंट की वजह से, ये वाली बात सुन। और फिर क्या है, पैसे भी उसको किस में से दिए जाए, उसी फंड में से, तो यस एग्जाम्प्ट हो जाएगी। हमें पता चल गया। फेडरल गवर्नमेंट, अगला जो है ऐसे ओपन है फॉर जो है ऑफिशियल जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड्स, लोन और ग्रांट इन एग्जाम्प्ट इनकम, और किसी बंदे की इनकम एग्जाम्प्ट। तो ये नीचे उसने ओपन छोड़ दिया क्योंकि हमने तो मांगते ही रहना है, हमने तो मांगते ही रहना है। तो गवर्नमेंट कह सकती है हम बाकियों की भी क्या, किसी भी इनकम की, किसी भी पर्सन की इनकम केस टू केस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर देंगे, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट इशू करेंगे, और वो बंदे भी की इनकम एग्जाम, बस सबकी इनकम एग्जाम्प्ट है, बस हमें कुछ थोड़े से पैसे दे दो, बात खत्म होगी। चले यार, चल हम कुल मिला के इसको ऐसे सम अप करते हैं। अगर हमारा किसी के साथ टैक्स ट्रीटी है तो वो इनकम एग्जाम्प्ट है। टैक्स ट्रीटी नहीं है बट वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो कोई इंटरनेशनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है, फॉरेन गवर्नमेंट, सैलरी इनकम एग्जाम्प्ट है। और क्या, बाकी लोगों की इनकम भी एग्जाम्प्ट है। बस शर्त क्या है, वो यहाँ के ना हो, रेजिडेंट भी ना हो, बन भी गए हो तो उसी प्रोजेक्ट की वजह से, और उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो किससे हो, और 1-2 और शर्त है, बस हमारा पूरा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा वो जरा ओपन था, उसको छोड़ दें। अब आती है प्रेसिडेंट ऑनर। अब प्रेसिडेंट ऑनर, बाज़ दफ़ा प्रेसिडेंट किसी को क्या दे देता है कि जना ये होती है एक तकरीब, और उसमें जो है सदारती तमग़े हुसन, एक कारकर्दगी, हुसन नहीं, हुसन कारकर्दगी, ठीक है, तो वो दिया जाता है। और अक्सर बंदों को साथ में कुछ पैसे दिए जाते हैं, और साथ में क्या दिया जाता है, ठीक है, कुछ मेडल भी दिया जाता है, कोई ट्रॉफी भी। और बाज़ दफ़ा वो ट्रॉफीज़ क्या होती हैं, गोल्ड की और सिल्वर की भी हो सकती हैं, जैसे उनकी अपनी वर्थ है। तो पहले में लिखा गया है, ठीक है, कोई ट्रॉफी या कोई अलाउंस, ये कह दिया ये गरीब का बच्चा है, ये इसने मेहनत की है और इसने पूरी दुनिया में, पता नहीं वो गेम्स खेलते हैं, वो एक लड़का है इधर का लाहौर का, वो पूरी दुनिया में जीत रहा है, तो उसका अलाउंस मुकर्रर कर दें कि इसको मंथली क्या दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा, स्कॉलरशिप, ठीक है। या उसी टाइम पे वो ट्रॉफी दें और वो कोई गोल्ड सिल्वर की हो, या उसके साथ क्या दे दें, साथ चेक दे दें 10 लाख रुपए का सदर की तरफ से इनाम। ये कौन से वाला है, प्रेसिडेंट, ये एग्जाम्प्ट है। बस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लें जी, प्रेसिडेंट ऑनर, एन अलाउंस अटैच टू ऑनर, अलाउंस मिला और साथ में क्या था, ऑनर अवार्ड मेडल गिवन टू ए पर्सन बाय द शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम, ठीक है। तो अलाउंस और उसके साथ क्या, कोई ट्रॉफी, ये वो सारे एग्जाम्प्ट। आगे चलते हैं। एनी मॉनेटरी रिवार्ड ग्रांटेड टू ए पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जाम्प्ट। अगर 10 लाख का साथ में चेक दे दिया, कोई अलाउंस दे दिया, कोई महाना वजीफा मुकर्रर कर लिखा होता है ना बात, तो ये सारे एग्जाम्प्ट है। आगे चलते हैं, आसान आसान अब आ रहे हैं, ये टेक्निकल था ऊपर वाला, बाकी सारे अब इंशाल्लाह आसान होंगे। जरा आइएगा, प्रॉफिट ऑन डेट, ये क्या बला है, ये तो 50 लाख 5 मिलियन से ज्यादा हो तो नॉर्मल इनकम में,
कंपनी की नॉर्मल इनकम में अगर प्रेस्क्राइब पर्सन ना हो उससे ले रही हूं तो जितना भी हो वो नॉर्मल इनकम में, लेकिन प्रेस्क्राइब पर्सन यानी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं और वो कम है 5 मिलियन से तो वो FTR। अच्छा, ये हमें पता। ये सारी हैं रिसीव करने वाला अगर रेजिडेंट या सिटीजन, यूं समझिए। नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है, मतलब जरा सुनिएगा। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या है? लोन के अगेंस्ट, ये वाली बात तो आपने ठीक की। देखिए, कंपनी को चाहिए पैसे, वो शेयर इशू करते। कंपनी को चाहिए पैसे, वो डिबेंचर इशू करते। कंपनी को चाहिए पैसे, वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इशू कर। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, बॉन्ड्स इशू कर दे। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, पता नहीं वो क्या क्या, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फलां फलां, म्यूचुअल फंड। ये सारे होते हैं जब आपने फंड रेज करने हो, उसके बदले में आपको सिर्फ इनमें से शेयर्स है जिसके अगेंस्ट क्या मिलता है, डिविडेंड, उसको अलहदा से कहते। बाकी सब, यार मैंने किसी कंपनी को पैसे दिए, अगर शेयर में इन्वेस्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। और अगर शेयर के अलावा किसी में किया तो मुझे प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा। मैं देखूंगा वो जो है प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है, यानी बैंक में दिए हैं तो वो 5 मिलियन वाला वगैरह, ये समझ गया, ये कंसेप्ट समझ। लेकिन बाज दफा क्या होता है, कंपनी को पैसे चाहिए लेकिन वो इधर बॉन्ड इशू नहीं करते या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, या मेरे ख्याल में प्राइवेट भी थे सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट की भी थी, पूरी लिस्ट थी सिक्योरिटीज, दोबारा जाके पढ़ो। वो कहीं लंदन में जाके कहते हैं, भाइयों पाकिस्तान की एक कंपनी है, बड़ा नाम है उसका, गोरमे, पाकिस्तान की एक कंपनी है, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आए जरा इस पे इन्वेस्ट करें। वो कहते हैं हम करते हैं, क्या है, हम आपको जो है ये इतना प्रॉफिट ऑन डेट देंगे। तो लंदन में एक बंदा बैठा हुआ, वो खुश हो गया, बोला ठीक है मैं इन्वेस्ट करता हूं। अब जब उसको पैसे देंगे, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है। शर्तें क्या हैं, 2-3 लिखी हुई हैं। लंदन में मिले, पाकिस्तान से ना वसूल करें। दूसरा, ये आपस में रिश्तेदार ही ना हो। अपने बेटे को कहे बेटा जो है जाके उधर बैठ जा, तो उधर बैठेगा तुझे पैसे दूंगा ना, ठीक है, तो फिर वो क्या होंगे, एग्जाम। यहां पे तो मनोज 15% और पता नहीं कहां पे कभी कभी तो 35% तक भी टैक्स काट लेते हैं। डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट टैक्स काट के मिलता है, ये सुना है। तो खैर वो उधर जाके बैठ जाता है, आपस में एसोसिएट भी, देने वाला और लेने वाला आपस में एसोसिएट ना। वसूल कहां पे करें, वहां पे, वो रेजिडेंट वगैरह ना हो। ये कंसेप्ट पता चल गया। पाकिस्तान में किसी ने इन्वेस्ट किए शेयर के अलावा, तो जो मिलेगा इनकम इंटरेस्ट, वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन डेट, वो टैक्सेबल है। 5 मिलियन और वो सारा हमने पढ़ लिया, चले। डिविडेंड भी मिलेगा तो कितना होता है, वो भी टैक्स हमने पढ़ा हुआ है, FTR वगैरह। ये किसके लिए है, बाहर, ताकि हम कह रहे हैं बाहर से डॉलर आए, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं और साथ साथ मिटाते आ रहे हैं। जहर है, अब जहर है, वो स्लेट की तरह है ना दिमाग, अब नए की जगह बनानी है तो पुराने को तो फिर डिलीट करना पड़ेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह हैं, ताकि जो नई चीज़ें आपके दिमाग पे लिखी जाएं वो अच्छी हों। और भाई बाहर से डॉलर आएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर 13 इकोनॉमिक्स का वो कहता था कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बाहर से कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो ये उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, बाहर से पैसे मंगवाओ, वो बाहर वाला कहेगा मुझे क्या फायदा, भाई तेरा कोई टैक्स टुक्स नहीं कटना। पाकिस्तान में किसी को पैसे देंगे तो उसका क्या काटेंगे, टैक्स काटेंगे, तेरा टैक्स नहीं काटेंगे। वो पढ़ने लगे हैं, हर ज्यादा तमीद बांध दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का ये भी शुक्र है कि आपको कोई बेस नहीं है, ये बड़ी नेमत है। एनी प्रॉफिट इन, हाँ याद रहेगी चीजें, बाद में तंग करें, जहन में आ रही हो, प्रॉफिट ऑन डेट, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, रात को उठ के बैठे हूं, पानी पिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा चल, लानत है भाई लानत। अच्छा ले जी, आ नॉन रेजिडेंट, अ प्रॉफिट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट यकीनन यहीं पे रहता होगा। अच्छा,
ओके, आने सिक्योरिटी लफ्ज छोटा सा है, मतलब टर्म फाइनेंस, डिबेंचर, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। सिक्योरिटी बाय अ रेजिडेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ, बाहर वाले बंदे को इधर से पैसे दे रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट की शक्ल में, टैक्स नहीं काटना, टैक्स नहीं लगाना उस पे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट टैक्स काट के मिलता है, इसीलिए तो एफटीआर बन जाता है बाज दफा, डिविडेंड पे भी टैक्स काट, उसका टैक्स नहीं लगाना, उसका टैक्स नहीं काटना। इफ पर्सन्स आर नॉट, इसका क्या मतलब है? लेने वाला और देने वाला दोनों नहीं वो तो रिश्वत के खैर, दोनों यानी जो दे रहा है और जो उधर लंदन में रिसीव कर रहा है, वो दोनों क्या है? एसोसिएट। ना, एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, रिश्तेदार और फला इंटरमेडल और फला ये वो सारा नहीं जी। सिक्योरिटी वाज वाइडली इशू बाय द रेजिडेंट, बाटा वालों ने इशू की है, सर्विस वालों ने इशू की है, गोरमे वालों ने इशू की है, पाकिस्तानियों ने इशू की है। कहां पे इशू की है? लंदन में जाके, आउटसाइड द पाकिस्तान, फ्रॉम फॉर रेजिंग आ लोन, कौन से वाला? और लंदन से जाके पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, ताकि पाकिस्तान में आके क्या करें? इन्वेस्ट करें, ठीक है। लोन इज यूज्ड इन अ बिजनेस इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को फायदा हो ना, लंदन में लगा के लंदन में फ्लैट ले लिए, फिर क्या फायदा, ठीक है। लेकिन जी इंटरेस्ट वाज पेड आउटसाइड, लंदन में भेजे इधर से, लेकिन मिले कहां पे? जाके लंदन में। उस बंदे ने नॉन रेजिडेंट हो, पैसे उधर जाके उनसे ले और पाकिस्तान भेजें, और यूज कहां पे हूं? पाकिस्तान में किसी बिजनेस में हूं। यस, बाटा वाले ने कहा हम नई फैक्ट्री लगाने, क्या करें? लंदन से जाके पैसे ले आए, ताकि डॉलर आए, पाउंड आए, वहां से ले आए। चले, और आखिरी बात कौन सी वाली? सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड, वो जो भी डिबेंचर वगैरह है वो क्या हो? अप्रूव्ड बाय बोर्ड हो। तो फिर जो लंदन पैसे भेजेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं। स्कॉलरशिप इंतहाई आसान है, अगर एजुकेशन के लिए किसी को स्कॉलरशिप मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। अब क्या फर्क है एजुकेशनल अलाउंस में और स्कॉलरशिप में? स्कॉलरशिप मिलेगा स्टूडेंट को, अलाउंस में इम्प्लाई को, ठीक है, क्लियर? क्या फर्क है एजुकेशनल? अब सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। क्रेडिट ऑन एजुकेशन फीस पे बंदे ने खुद फी पे की है, तो हर बच्चा मल्टीप्लाइड बाई 7, वो बंदे ने खुद पे किया है तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या कह रहे हैं? बच्चों को पढ़ाओ। एक था एजुकेशनल अलाउंस, इंप्लाई ने दिया खुद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ मेरी बला से, ठीक है, ये टैक्सेबल है। और ये कौन से वाला है? स्टूडेंट को मिला है। स्टूडेंट माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, उसको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिला हो, एग्जेम्प्ट। तो ये स्टूडेंट के लिए है और ये क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है, ठीक है, सिंपल है। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तलाक हो गई, अब खामद बीवी को क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है, टू लिव अपार्ट। ये बिल्कुल ऐसा, यही वही केस है, तलाक हो गई, लेकिन वो क्या होता है जो है वो केस वगैरह करते हैं और अदालत कहती है चूंकि तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हारी एक्स वाइफ के पास, लिहाजा तुम उसको कुछ ना कुछ पैसे दो। तो अब जो बीवी के पास पैसे जा रहे हैं उसकी तो वो इनकम है, जाहिर है उसको तो पैसे आ रहे हैं, ये एग्जेम्प्ट है। ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। और बाज़ दफ़ा जो है वो मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सा था, दुनिया का मशहूर तरीन अमीर तरीन बंदों में से था, उसकी वाइफ अलहदा हुई, 5 अमीर तरीन बंद, ठीक है, तो उसके अच्छी खासी वो खुद दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई, वो बीवी जो पैसे ले गई थी। ये अगले दिनों केस हुआ है। और एक उसका भी हुआ है क्रिकेटर का, हार्दिक पांड्या, लेकिन वो चालाक था, उसने सारी चीजें मां के नाम पे कराई, तो उसने जब उसकी वो देखी तो उसने उससे डिवोर्स ले ली कि पैसा ही पैसा होगा। उसने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, गुर्दा देना है तो मैं ज़रूर दे सकता हूँ, बाकी तो मेरे पास कुछ, गैर चालाक था, ठीक है। इसी तरह से वो ऋतिक रोशन है, कौन से राकेश रोशन का जो बेटा है एक्टर है, उसकी भी डिवोर्स हुई थी, तो मेरे ख्याल में वो $5 मिलियन उसको देने पड़े थे। लेकिन वो $5 मिलियन क्या है, अगर पाकिस्तान में सपोर्ट पेमेंट अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट जो है, तो भाई ध्यान से फेडरल गवर्नमेंट मुझे नहीं पता इमरान खान ने लिया ये,
फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसको सम अप करने लगा हूं। पंजाब किसके अंडर है? फेडरल। पाकिस्तान, फेडरल तो पूरे पाकिस्तान पे है ना। पंजाब में अगर कोई सर्विस दे रही है फेडरल गवर्नमेंट, या पंजाब सर्विस दे रहा है सिंध में, तो टैक्स नहीं लगेगा। देखें, पंजाब की फूड अथॉरिटी बड़ी बेहतरीन है, सिंध वालों ने भी फूड अथॉरिटी बनाई। अब वो पंजाब फूड अथॉरिटी वालों से उन्होंने कहा कि आप आके हमारे बंदों की ट्रेनिंग करें, ठीक है। अब उन्होंने ट्रेनिंग तो की, क्या कमाए? पैसे, टैक्स कोई नहीं। क्या? टैक्स कोई नहीं, या टैक्स लगना चाहिए? यही पढ़ने लगे। क्लियर है? अब जरा सुनिएगा, सुनिएगा, फर्क समझिएगा दोनों। लाहौर LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक है मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। इधर से लाहौर वाले गए मुल्तान, फिर किधर रहे हैं? पंजाब के अंदर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वाले, सॉरी, पंजाब फूड अथॉरिटी वाले गए कहां पे? कराची में। अब पंजाब से निकल गए। क्लियर है? ये जरा फर्क समझिएगा। आइएगा, इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, क्योंकि फेडरल तो पूरे पाकिस्तान में है ना, कराची में जाए, पेशावर में, लाहौर में, हर जगह पे क्या है? फेडरल गवर्नमेंट की इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट। अब जरा सुनिएगा आगे, इनकम ऑफ प्रोविंशियल ऑल लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनकम किसकी? फेडरल की तो है ही एग्जेम्प्ट ना। प्रोविंशियल और लोकल, लोकल गवर्नमेंट LDA, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब फूड अथॉरिटी पूरे पंजाब पे है, ठीक है। LDA सिर्फ लाहौर पे है, उसको क्या कहेंगे? लोकल गवर्नमेंट। टाउन कमेटी लोकल गवर्नमेंट। पंजाब HEC ना के, वो तो फेडरल है। पंजाब का कोई भी जी, लाहौर बोर्ड, लेकिन वो तो हो जाएगा, लाहौर का हो जाएगा। ओवरऑल PEF, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, वो पूरे पंजाब में है, पूरे पंजाब। यस, पूरे पंजाब की बात तो आएगी तो किसकी आएगी? प्रोविंशियल। और अगर की खास जगह का, जैसे मुल्तान की टाउन कमेटी, लोकल गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट। हाउएवर इनकम फ्रॉम बिजनेस डिराइव्ड बाय अ प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम द बिजनेस आउटसाइड इट्स, तो ये जो ट्रेनिंग करवाने गए कहां पे? कराची में। LDA मुल्तान गया, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मुल्तान गई, एग्जेम्प्ट। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले गए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की ट्रेनिंग करवाने। तो अब ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, पैसे बदले में क्या ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं। तो उस सूरत में एरिया, आउटसाइड एरिया हो गए ना, तो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम एग्जेम्प्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम भी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर बिजनेस शुरू किया किससे? अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, तो फिर उस पर क्या लगेगा? अब बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी वाले जब गए ट्रेनिंग करवाने वाले सिंध फूड अथॉरिटी की, तो उनसे ले रहे हैं पैसे, तो ये तो प्रोफेशन है, ये तो प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहे हैं। तो अब उन्होंने भी टैक्स लगाया होगा। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा बिजनेस है, फर्क समझे? तो फेडरल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ठीक है। अच्छा, अब जरा एक और एग्जांपल, ये क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, कश्मीर एक इलाका है, बल्कि कच्चे का इलाका है, सिंध की पुलिस लड़ रही थी। उन्होंने, पंजाब पुलिस ने कहा हमारी हेल्प करो, पंजाब पुलिस ने उनकी हेल्प की। अब बताएं, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। हो सकता है थोड़े बहुत उनको गोलियों वगैरह के खर्चे दे कि आपकी इतनी गोलियां चली, इतने ग्रेनेड चले, इतने आपके बंदे जो है जख्मी हुए, उनके इलाज पे खर्चा हुआ, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। अब जरा पढ़ते हैं। हाउएवर इनकम फ्रॉम बिजनेस डिराइव्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट फ्रॉम अ बिजनेस आउटसाइड
वो भी जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड है, लेकिन पंजाब पुलिस ने सिर्फ हेल्प की। अगर पैसे लिए भी होंगे तो कॉस्ट के लिए होंगे, बिजनेस नहीं है। क्लियर है? फर्क समझे? क्लियर है? बिजनेस आउटसाइड, अंदर चाहे बिजनेस करे, हो सकता है एलडीए ने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को पैसे चार्ज किए हो, कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि अपनी चाहे बिजनेस करें चाहे हेल्प करें, अपने पंजाब के अंदर अंदर कोई नहीं है। लेकिन अगर पंजाब से निकले बिजनेस करेंगे तो टैक्स है, और अगर वैसे हेल्प करें, कहीं मिल के ऑपरेशन करें कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, तो फिर क्या हुआ? तो फिर वो वाला टैक्स नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। जी पूछे पूछे, कोई कंफ्यूजन है आपको? लोकल गवर्नमेंट एलडीए हाँ, तो वो आप नहीं देखे ना, है तो पंजाब ना, है तो पंजाब, उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ गई, लेकिन पंजाब का क्या हो गया? पंजाब की जुरिस्डिक्शन ओवरऑल आपने जो है प्रोविंशियल पे रखना। अब बिल्कुल ठीक रहे, एलडीए के जुरिस्डिक्शन से निकल गए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको रखें कि पंजाब के अंदर चौंके रहेंगे, पंजाब कहेंगे अच्छा हमारी बिल्ली हमें घूमियाऊं, है तो अल्टीमेटली तो फंड किसी ने देने हैं? पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट। हाँ, ऑटोनॉमस बॉडी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, अपने फंड रहती है, वो जाके अगर बहावलपुर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की करते हैं तो यस वो फिर टैक्सेबल होगा। तो इस तरह से किसी हद तक आपका कंसेप्ट ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? जरा देखिएगा, एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट टू फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटेंगे। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स कोई नहीं काटता। टैक्स लगाना और चीज होती है, टैक्स काटना और चीज होती है। टैक्स काटेंगे नहीं, टैक्स होती है विदहोल्डिंग, मतलब नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं, प्राइवेट कंपनी, उसके थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, फिर चाहे ज्यूरिसडिक्शन में हो चाहे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो, अल्टीमेटली तो फायदा किसको होगा? जैसे पाकिस्तान रेलवे है, फेडरल का है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने इसको कर दिया पाकिस्तान रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। अब भी पैसा किसके पास जा रहा है? फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन अब टैक्स लगेगा। क्या आपने बाकायदा सर्विस नहीं ली, बल्कि क्या कर दिया है? आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, प्राइवेट कंपनी बना दिया। चलो कुल मिला के बात करते हैं। फेडरल पे टैक्स नहीं है, प्रोविंशियल पे टैक्स नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस करें आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, उस पे टैक्स है। गवर्नमेंट का टैक्स चाहे प्रोविंशियल हो चाहे लोकल हो, कोई नहीं काटेगा। आखिरी बात जो करने लगा, फेडरल या प्रोविंशियल अपनी क्या बनाना शुरू कर दें? कंपनीज बना के, कंपनीज के थ्रू काम करें। ठीक है, अब भी पैसे किसको जा रहे? जैसे पीटीवी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर पाक टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बना ले या लिमिटेड, तो फिर टैक्स लगेगा। ये जरा आखिरी बात पढ़ते हैं और हम इसको करते हैं। आसान था। एग्जम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल कॉर्पोरेशन कंपनी एस्टैब्लिश बाई आर अंडर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आपने कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लिया, अब नहीं। कॉर्पोरेशन और कंपनी सेटअप ओन्ड कंट्रोल बाई फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Above rule applies ignoring the fact that ultimate destination of income reside with federal और वो जितना मर्जी रोते रहे, ठीक है प्राइवेट कंपनी है, पैसे तो और प्रॉफिट तो किसको आ रहा है? हमें आ रहा है। आपने कहा नहीं, उसको आपने प्राइवेटाइज कर दिया, अब वो प्राइवेट कंपनी है। जैसे नेशनल बैंक लिमिटेड है, किसका इदारा है? गवर्नमेंट का, उसने बनाया है, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, स्टेट बैंक ने बनाया है, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा। हालांकि किसको जा रहा है? स्टेट बैंक का जा रहा है। क्लियर हो गया? चले, ये वाला भी बेहतर हो गया, आगे चलते हैं। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। इनके आपके पास छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, तो हमारे पास 10 मिनट है, हम आराम से इसको खत्म कर सकते हैं। भाई, ये एक बंदा आया है पाकिस्तान में, आया भी सिर्फ 3 साल या उससे कम एरिया के लिए, और सिर्फ उसको रहना पड़ रहा है अपनी मुलाजमत की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से। तो वो कहते हैं तेरे पे क्या है? एग्जेम्पशन है। दोबारा से उसको क्या कहते हैं? फॉरेन सोर्स इनकम। पाकिस्तान वाली ना, बाहर से जो इनकम आ रही है। क्यों? जो रेजिडेंट होता है, जो रेजिडेंट, ऊपर जो पढ़ा था वो पाकिस्तान वाली सैलरी थी, जो रेजिडेंट होता है उससे
दोनों का पूछा जाता है। तो ये अब दोबारा पढ़े, फॉरेन फिर ऊपर जो पढ़ा था उसकी पाकिस्तान में जो वो प्रोजेक्ट से टैक्स ट्रीटी से सैलरी ले रहा था, ये कौन से वाला है? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है? 3 साल। क्लियर है? तो वो कहेगा भाईजान मैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया हूँ, तो 1-2 शर्तें हैं उसकी, वो पूरी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा। पहला हमने कौन से वाला पढ़ा था? ऊपर देखें दोबारा से, इनके दरमियान आपने डिफरेंस रखना है। जल्दी से हमारा कल भी खत्म हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन कंसेप्ट आने चाहिए। हम रोक के रखते हैं कि जो 20, 25, 30 बच्चे पढ़ने वाले हैं वो एंड तक हमारे साथ चले, आ जाए, 1 घंटा हमें डेली ले, इस वजह से ये एंड पे पढ़ा रहे हैं। जरा बताइएगा पहला डिप्लोमा, वो तो पता है ना, जो किसके साथ हूं, जो कि वो पाकिस्तान सोर्स हो, फॉरेन सोर्स हो, उन सबको, उनको सब, उनकी पेंशन भी माफ, उनका सब माफ। दूसरा पढ़े, कौन से वाला? फॉरेन। अगर वो हमारे लोगों को माफ करेंगे, हम भी उनको माफ करेंगे। पाकिस्तान वाली सैलरी, बाहर वाली जो भी होगी, खास तौर पर इसमें सैलरी इनकम का, सैलरी इनकम। अब आगे चले, टैक्स ट्रीटी है, हम भी नहीं काटेंगे, वो भी नहीं काटेंगे। फिर आगे कौन? कोई एड एग्रीमेंट, उसमें सैलरी और बाकी क्लियर हो गया। अब उसके बाद बाकी, अब ये उनसे मिलता जुलता नहीं है। ये क्या कह रहा है? फॉरेन सोर्स इनकम एक बंदा जो पाकिस्तान में है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, बेचारा आया सिर्फ 2-2.5 साल के लिए, लेकिन चूंकि 183 दिन बने तो उसका क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है। चले हम जरा पढ़ते हैं, फर्क पता चल गया? 3-4 मिक्स कर देते हैं अक्सर। चले जरा आ जाए। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ इंडिविजुअल विल बी एग्जेम्प्ट। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द इंडिविजुअल विल बी एग्जेम्प्ट। जरा आइएगा, इफ एक करके, पाकिस्तान में सैलरी पे टैक्स लगेगा, पाकिस्तान पे जितनी इनकम होगी टैक्स, उस पे टैक्स लगेगा। कौन से वाली एग्जेम्प्ट है? फॉरेन सोर्स। शब इफ ही इज रेजिडेंट सोनली बाय बिकॉज ऑफ, यार नौकरी यहाँ पे भिजवा दिया, मैं तो नहीं आना चाहता था, मैं तो अच्छा भला कहाँ पे बैठा था? लंदन में बैठा था। कंपनी ने कहा हम क्या खोलने लगे हैं, यहाँ पे अपनी ब्रांच खोलने लगे हैं, तुम 2 साल में चले जाओ वहाँ पे, पाकिस्तानी को ट्रेन कर देना, फिर क्या कर देना, वापस आ जाना। मैं तो इस वजह से फंस गया हूँ। अच्छा खासा मेरा तो वहाँ पे बिजनेस भी है, मैं तो यहाँ आके फंस गया हूँ। इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 साल, मैं तो सिर्फ 2 साल के लिए आया हूं। ठीक है, तो उस सूरत में उसकी बाहर से आने वाली जितनी इनकम भी होंगी एग्जेम्प्ट होंगी, चाहे इनकम है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे ये बाहर वाली इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में ले आया, इधर आ गई, तो फिर नहीं, बाहर वाली इनकम है, बीवी बच्चों को रिसीव कराओ लंदन में ही। ठीक है, वो नीचे जरा पूरी बात करने लगे, जरा देखें। हाउएवर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी चार्जेबल टू टैक्स। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस ऑफ ए पर्सन एस्टेब्लिश आउटसाइड द पाकिस्तान टू प्रेजेंस इन पाकिस्तान, वहां पे किसी को दुकान खुली छोड़ के दे आया है, तो वो वाला बिजनेस क्या होगा? तो फिर कौन से वाली? पीछे तो प्रॉपर्टी रह गई है, दोबारा से कंफ्यूजिंग है। फॉरेन सोर्स इनकम कौन से वाला? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब पाकिस्तान सोर्स, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है उसकी, यहाँ पे कोई सैलरी है, वो वाली एग्जेम्प्ट नहीं है। तो फिर अगर उसको लंदन में सैलरी मिल रही है, अब तक की इन्फॉर्म, वो एग्जेम्प्ट है। लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, वो क्या है? वो एग्जेम्प्ट है। लंदन में उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन बिजनेस, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सन एस्टेब्लिश, कहां पे? आउटसाइड, ड्यू टू प्रेजेंस इन पाकिस्तान, बिजनेस वहां पे है, लेकिन ये खुद कहां पे बैठा हुआ है? पाकिस्तान में, पीछे किराए पे दे आया है। किसी को बाज दफा आप कहते हैं चलता चलता कारोबार में तुम्हें दे के जा रहा हूं, डेली का तुमने मुझे 1500 देना, तो अब ये बिजनेस जो होगी वो क्या होगी? ये वाली एग्जेम्प्ट नहीं है। इसका हिसाब कैसे लेंगे? भाड़ में जाए हमारी तरफ। और दूसरा, एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू आर रिसीव्ड इन, उधर ही बीवी बच्चों को रिसीव कराओ। तो कुल मिला के अब बात करने लगे उनको, अब मैं इस सब को सम अप करने लगा। जरा आइएगा ना, उर्दू में साथ में लिख लिया करें, अच्छी बात है। चले जरा आइएगा। एक बंदा यहां पे आया सिर्फ नौकरी के लिए, 2 साल में चला जाएगा, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट, सवाए बिजनेस के।
सवाए बिजनेस की। अब बाकी क्या रहेगी? फॉरेन सोर्स सैलरी, फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन, फॉरेन सोर्स ये फॉरेन सोर्स रहे। क्लियर है? ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान में मंगवा ली वो एग्जाम्प्ट नहीं है। क्लियर है? इसके नीचे एक एग्जांपल लिखिए, पढ़ लीजिएगा। एक औरत है, वो पाकिस्तान में रह रही है, लेकिन वो यूएई जाके ट्रेनिंग करवाती है। क्या कराती है? ट्रेनिंग। उसकी वो इनकम क्या है? एग्जाम्प्ट है। फिर पाकिस्तान आके जॉब शुरू कर देती है, फिर ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। एक दफ़ा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई अपना अकाउंट बताओ। उसने पाकिस्तान वाला भी दे दिया और लंदन वाला भी दे दिया। उन्होंने लंदन की बजाय किधर भिजवा दी? पाकिस्तान। तो ये वाली फिर क्या हो जाएगी? ये टैक्सेबल। बस इतनी सी बात है। चलें आगे चलते हैं। अब ज़रा आखिरी बात, और इसको समझ लें, मैं इसको ऐसे सम अप करने लगा हूँ, अगली एक दो बात रह जाएगी। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, चंद एक चीज़ें जो हमने याद रखनी है, वरना अच्छा। अब एक बंदा जो पाकिस्तान में आया है, जिस साल आया है लाजमी उसी साल रेजिडेंट बन जाएगा। अगर तो 183 डे, तो इसका मतलब है आना और साल है और रेजिडेंट बनना हो सकता है उसी साल हो सकता है अगले। चलो ये अब रेजिडेंट के एग्जांपल याद रखिएगा। पिछले 4 साल में पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान में आया है 21 जून 2024 को। अब बताएं रेजिडेंट कब बनेगा? इसके बाद पाकिस्तान ही रहा 2025 को। क्लियर है? तो 2025 की इनकम और 2026 की कौन से वाली एग्जेम्प्ट होगी? दोबारा से, इसको कहते हैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। इसको क्या कहते हैं? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। ऊपर वाला क्या? पाकिस्तान में आया है 3 साल से कम। ये कौन से वाला है? पाकिस्तान में आया है 4 साल या उससे ज्यादा के बाद। पिछले 4 साल पाकिस्तान में नहीं। जिस आया है उसी साल या अगले साल, जिस साल में क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा, उस साल और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है। क्लियर हो गया? अब अच्छा ये बताएं, वो आ गया 9 अक्टूबर को 2024 को, 9 अक्टूबर 2024 को। तो अब बताएं 25 में भी रेजिडेंट और फिर तो 25 और 26 की। ये बताएं वो आया 28 अप्रैल 2024 को। तो 24 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 और बस ठीक है। ये वाले जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स क्यों कहते हैं? ये वापस है, एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर who was not resident individual in any of the, पिछले 4 सालों में भी किसी साल रेजिडेंट आया हो, लेकिन आने से क्या मुराद है? 183 डेज से ठीक है वो आपका कंसेप्ट। ओके। इन अ टैक्स ईयर इन विच इंडिविजुअल बिकेम रेजिडेंट, तो जिस साल पिछले 4 साल में रेजिडेंट नहीं था, पाकिस्तान आया है, खुशामदीद। ये जिस साल क्या बनेगा? रेजिडेंट। तो आगे सुने, फिर क्या होगा? उसकी कौन से वाली इनकम? फॉरेन सोर्स इनकम। कौन से वाली? फॉरेन सोर्स इनकम इन अ टैक्स ईयर इन विच द इंडिविजुअल बिकम, और इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। बस चले कुल मिला के अब इसको करते हैं और खत्म करते हैं। ये एक बंदा बाहर से आया, पिछले 4 सालों में किसी एक साल में भी रेजिडेंट नहीं था। वो आया अगर उसी साल या अगले साल, जब भी क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा, वो वाला साल जिसमें रेजिडेंट बनता है और उससे अगला साल एग्जेम्प्ट है। फॉरेन सोर्स कौन से वाली? फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है और बाकी क्या है? टैक्सेबल है। नीचे वाले आपने एग्जांपल करनी है। कल हम इसको खत्म करेंगे, को 5 से 7 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे एओपी का या फिर किसका? सैलरी का। ठीक है? और परसों भी हम करेंगे और परसों खत्म।